कोविड-19 के इस संकट घड़ी में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। जैसा कि संकट की घड़ी में सभी लोग अपने घर पर हैं और सुरक्षित रहने का यही विकल्प भी है, लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के चरण, फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग अर्थात किसी भी कार्य, किसी भी समस्या को जब हम समुचित रूप से समाधान करना चाहते हैं तो उस समस्या का संपूर्ण विश्लेषण करना पड़ता है, अर्थात जिसको कहते हैं आइटम एनालिसिस। पूरे आइटम का एनालिसिस करते हैं और शिक्षण के चरण को जब एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं तो उसके जो संक्रियात्मक वर्गीकरण करते हैं उसे कहते हैं शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण शिक्षा शास्त्रियों ने जो है शिक्षण के चरण को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्री एक्टिव फेज अर्थात पूर्व संक्रिया अवस्था, और दूसरा है इंटर एक्टिव फेज अर्थात अंतःक्रिया अवस्था या चरण, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज उत्तर संक्रियात्मक चरण। प्री एक्टिव फेज, पोस्ट इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, 3 चरणों में जो है शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। इसको हम जो है नियोजन का चरण, व्यवस्था का चरण और मूल्यांकन का चरण भी कहते हैं। अर्थात प्री एक्टिव फेज को नियोजन का चरण, इंटरएक्टिव फेज को व्यवस्था का चरण और पोस्ट एक्टिव फेज को जो है मूल्यांकन का चरण कहते हैं। प्री एक्टिव फेज, जैसा कि आप लोगों ने देखा, योजनागत चरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस या व्याख्यायित करते हैं जो है प्री एक्टिव फेज क्या है। प्री एक्टिव फेज, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक योजनागत चरण है, अर्थात कार्य से पहले हम जब तक किसी भी समुचित योजनागत पर जो है कार्य न करें तो कार्य की सफलता संभव नहीं है। और शिक्षण भी एक व्यवस्था के तहत कार्य होता है शिक्षण का, अर्थात इसकी भी एक योजना बनाना समुचित होगा। अर्थात प्री एक्टिव फेज या प्री एक्टिव चरण के अंतर्गत शिक्षण के जो है हम योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण का कार्य किया जाए। प्री एक्टिव एज में कार्य करने के लिए जो है शिक्षक को 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पहला, छात्र की समस्या, दूसरा विषय वस्तु की समस्या, और तीसरा छात्र और विषय वस्तु के बीच अंतर संबंध की समस्या। अर्थात एक शिक्षक समुचित रूप से शिक्षण का कार्य करने के लिए पहले चरण के अंतर्गत जो है छात्र की समझ को समझना चाहता है, फिर छात्र की विषय वस्तु के प्रति क्या ज्ञान है उसको समझना चाहता है, अर्थात छात्र का चरित्र क्या है। तीसरे स्तर पर जो है विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर क्या है उसको समझना चाहता है, और चौथे स्तर पर विषय वस्तु और छात्र के बीच क्या संबंध हैं उसको वह समझना चाहता है। इन बातों को समझने के लिए जो है स्वाभाविक है कि कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, या ये कहा जाए कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है, बिना उद्देश्य का कार्य संभव नहीं है। अगर उद्देश्य न हो, कहा गया है कि कार्य का अपना एक कारण होता है और उस कारण में ही कार्य का निवारण निहित होता है, और निवारणों के अंतर्गत जो है हम जब अग्रसर होते हैं तो निवारण के लिए कार्य से पहले जिन बिंदुओं का हम चयन करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, या जिन बिंदुओं के आधार पर कार्य हम करते हैं उसे कहते हैं जो है उद्देश्य। तो शिक्षण के प्री एक्टिव फेज के तहत जो है हम छात्रों को समझते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं,
छात्रों के विषय वस्तु के बीच संबंध क्या है उसको समझते हैं। इसके बाद दूसरे स्तर पर आते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य निर्मित किया जाए ताकि जो है आगे इसका क्रियान्वयन समुचित रूप से हो सके। तो आज की क्लासेज इतना ही। अगले क्लासेज में शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे।